इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। हमारे 3 नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं 15 दिसंबर 2025 से। फर्स्ट वन एसपी खुल्लर पद्धति पर बेस्ड कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा कंपोजिट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी और तीसरा आरजी राव सर द्वारा बनाई गई भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ज्वाइन करने के लिए 9013798899 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी जो आज की क्लास का ये मेरा एक सेमिनार का टॉपिक था, तो मुझे लगता है कि उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे नहीं सकता, तो मैंने कहा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ये होती है, हम जिसके लिए बोलते हैं उसका वो होता है, उस पर वो शेयर करेगा नहीं करेगा। क्या है, देखिए, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ आपको। किसी पे कॉपी पेन है वो नोट कर सकता है, बाद में मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वो नोट कर सकता है। आपको मैं बहुत एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूँ, और ये मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी बातें बता रहा हूँ। आपने अष्टकूट मिलान, बहुत सारे मिलानों के बारे में सुना होगा, और मेरे पास भी बहुत कुंडलियाँ आती हैं, बहुत ही ज़्यादा आती हैं मिलान के लिए, और वो सब अष्टकूट मिलान करना चाहते हैं। मगर मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूँ, रियल अष्टकूट मिलान की आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। ये बहुत ही नया कंसेप्ट है, और ये हम एस्ट्रोलॉजर के पैदा किया हुआ मिलान है। आज से 50 या 100 साल पहले किसी के पास बर्थ डिटेल नहीं होती थी, जन्म कुंडली भी नहीं होती थी, तो अष्टकूट मिलान का तो सवाल ही नहीं उठता। किसी का भी मिलान नहीं होता था, सब लोगों की मैरिज होती थी और बढ़िया से चलती थी। मगर प्रॉब्लम तभी भी आती थी। किन लग्नों में प्रॉब्लम आएगी, किस तरीके से आप इसे देखेंगे, जरा समझने की कोशिश करना। अक्सर आज के समय पर जो मैरिज होती है किसी भी लड़की या लड़के की, वो उसकी लाइफ की थर्ड दशा के अंदर होती है। कौन सी दशा के अंदर होती है? तीसरी दशा के अंदर मैरिज होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 80% केसेस में आप लगा लोगे। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज नियम का ध्यान रखना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं सह शब्द ना पकड़े। जनरलाइजेशन होता है एस्ट्रोलॉजी, कभी 100% नहीं होती, ABCD नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अक्सर तीसरी दशा में होती है, तो किसी की हो सकता है दूसरी में भी होगी हो, किसी की चौथी में भी होगी हो, पर आप 10 कुंडलियों को पकड़ोगे, आप ले लेना कोई भी 10 कुंडलियां, थर्ड दशा के अंदर मैरिज होती है, सबसे पहली बात। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है यदि मैरिज के लिए, तो आप देख लीजिए उसकी तीसरी दशा चल रही है, निकल जाने वाली है, तो उसकी मैरिज होना डिफिकल्ट है। और यदि उसकी आने वाली है तो उसकी मैरिज जल्द होने वाली है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी दशा के अंदर मैंने कहा मैरिज होती है पर्सन की। आपकी देखिए 12 लग्नें होती हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। आपको कोई कुंडली मैचिंग की जरूरत नहीं है, कुंडली कोई आपकी मैचिंग से कुछ होगा भी नहीं। आप कितना भी कुंडली मैच कर लीजिए, उसका 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके सारा भाव मिलान कर लीजिए, सब अष्टकूट मिलान कर लीजिए, जो मिलान है वो कर लीजिए, वो शादी टूटनी है तो 3 दिन में टूट जाएगी। और आप कुछ भी मिलान नहीं करिए, शादी चलेगी। किसकी शादी चलेगी? मैं आपको आज नया सूत्र बता रहा हूं। मैरिजेज आर मेड इन हेवंस, सबने सुना होगा। शादी स्वर्ग से बनकर आ रही है। कौन बिलीव नहीं करता इसमें? आप में से कोई ऐसा है जो बिलीव नहीं करता? क्या आप मैचिंग कर सकते हो? आपके पास तो जो कुंडली आएगी उसी की तो मैचिंग करोगे, आएगी नहीं। हेवन में जो बनी है वही, उसी की कुंडली आएगी, वही मिलने आएगा उससे, लड़के से या लड़की से, बाकी आएंगे ही नहीं। तो आपके पास तो जो ऑप्शन आ रहे हैं उन्हीं की तो कुंडली आप मैच कर रहे हो। या जिनका बच्चों का अफेयर हो जाता है, तो उनकी कौन कुंडली मैच करता है? कोई कुंडली मैच नहीं करता, और वो लव मैरिज कर लेते हैं। इंडिया के अलावा हम कहते हैं कि भाई इंडिया में ही मैरिज सस्टेन करती है, ये अपना में बहुत गलत बात है। यूरोपियन कंट्रीज में सस्टेन नहीं करती, मगर बाकी और भी तो कंट्रीज हैं दुनिया में, वहां पे कोई कुंडली मैचिंग नहीं होती, उनकी भी मैरिज सस्टेन करती है। हम क्या करते हैं, हम यूरोप को ही सब कुछ मानते हैं कि वहां पे हर 2 साल में डिवोर्स हो जाता है या 4 साल में डिवोर्स हो जाता है। तो वो उन यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर ऐसा है। उसका कारण ये नहीं है कि उनकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, और वहां पे क्या किसी की भी कुंडली नहीं मिलती होगी? वो तो सभी लोग डिवोर्स लेते हैं, 80 to 90% लोग डिवोर्स लेते हैं। तो या उनकी कुंडलियों को आप मैच करोगे तो बिल्कुल 36 में से 35 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसी भी कुंडलियां होंगी तभी भी डिवोर्स है। ये मैं आपको पूरी बहुत बड़ी रिसर्च के बेस पे बता रहा हूं, आपको जो चीजें बता रहा हूं। तो इसका मतलब अष्टकूट मिलान की क्या इंपॉर्टेंस हुई? तो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किस चीज की इंपॉर्टेंस है? देखिए क्या होता है, आपकी जो लग्न में जो साइन होता है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
आपको दोनों बच्चों की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आप एक पर्सन की कुंडली देखकर भी बता सकते हो कि इस पर्सन की मैरिज चलेगी नहीं चलेगी। आप नोट कर लेना अपनी, में सभी लग्नों के लोग होंगे, अपनी कुंडली को आप नोट कर लेना। मैं केवल आपको बिल्कुल ही नए सूत्र बता रहा हूं। एक पर्सन की कुंडली, आप कुंडली देखते हो, कुंडली में एक लग्न होती है, एक सातवां भाव होता है। लग्न आप है, सातवां भाव आपका स्पाउस है, पूरक, अपोजिट। सातवां भाव हमेशा अपोजिट होता है, आप देखिएगा, कभी भी मित्र नहीं होते। फर्स्ट और सेवेंथ जो लॉर्ड होते हैं वो कभी मित्र नहीं होते। किसी भी कुंडली उठा लीजिए आप, फर्स्ट क्यों नहीं मित्र होते? पाराशर जी ने क्यों सातवें भाव को बताया? पता है, मैरिज का भाव बच्चे के बाद बताया है। बच्चा तो पांचवें भाव से होता है और मैरिज सातवें भाव से होती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको संतान प्राप्ति का भाव पाराशर जी ने पहले दे दिया है और मैरिज का भाव पाराशर जी ने सातवां दिया है, मगर उसको एंड भाव दिया है आपका। जब काउंटिंग में जाओगे तो 1 से 7 के अंदर दिया है। सातवां भाव ऑलवेज आपका अपोजिट होता है। अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, सबसे पहले आप पकड़िए मेष लग्न। मेष लग्न सबसे बेस्ट लग्न होती है, सबसे एप्रोप्रिएट लग्न होती है। मेष लग्न का जो व्यक्ति होता है उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन सही जगह पर होते हैं। आप सोचोगे क्या बोल रहा हूं मैं? आपने काल पुरुष की कुंडली देखी होगी। काल पुरुष की कुंडली में सर कहां होता है उसका? भगवान विष्णु का या शंकर का, जिसको भी मानते हैं, लग्न में होता है ना। तो जिसकी मेष लग्न की कुंडली होगी उसका सर कहां पे होगा? लग्न में होगा। और उसका जो भी है आपका स्पीच, गला कहां पर होगा या मुंह कहां पर होगा? सेकंड हाउस में होगा। थर्ड हाउस में उसके हैंड्स होंगे। फोर्थ हाउस में उसका आपका चेस्ट होगा। फिफ्थ हाउस में उसका हार्ट होगा। सभी ऑर्गन मेष लग्न की कुंडली के व्यक्ति के जहां पर होने चाहिए वहीं होते हैं, सभी ऑर्गन वहीं होते हैं। अब मेष लग्न की कुंडली में आप देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। और उसके अपोजिट जो सातवां भाव है वो कौन है? शुक्र। 7th हाउस लॉर्ड शुक्र है ना। मार्स क्या है? अग्नि, फायर। और शुक्र क्या है? घी। आपके जिंदगी के जितने भी रस हैं वो सब शुक्र है। शुक्र कौन है? जिंदगी के रस। मैरिज में रस और लिक्विड का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सातवां भाव एक्चुअली घी है। अब फायर और घी का जो कॉम्बिनेशन यदि होता है उससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। भाई फायर को कौन इग्नाइट करेगा? यदि फायर के अंदर आप घी डाल देते हो तो वो इग्नाइट हो जाएगी कि नहीं? आग जल जाएगी कि नहीं? तो जो मेष लग्न का जो नेटिव होता है वो डिजायर करता है ऑलवेज कि उसको 7th शुक्र की कोई भी चीज मिले। मैं ये डिजायर बताता हूं कि आपकी लग्न से पता चलता है कि उसे क्या चाहिए। जो उसका 7th हाउस है वो उसे चाहिए। तो लग्न में मेष मार्स की लग्न है और उसका 7वां भाव किसका है? शुक्र का। मार्स की लग्न का मतलब वो क्या है? अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? घी को या रस को रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि किससे मिलना चाहती है? आपके ऑलवेज चाहती है कि उसके अंदर घी को डाला जाए। तो जिन लोगों की भी मेष लग्न की कुंडली होती है वो अपनी वाइफ या हस्बैंड से जी तोड़ प्यार करते हैं, वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अग्नि बगैर आपके उसके घी के कभी भी कोई काम कर नहीं सकती। आपके पास आप देख लेना डिवोर्स के केसेस जो भी एस्ट्रोलॉजी करता है, मेष लग्न की कुंडली के मिनिमम आएंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटेबिलिटी होगी। मतलब ईश्वर ने उस व्यक्ति को इस तरीके से भेजा है तो उसको जो पत्नी मिलेगी वो नेचुरली अपना आप ही उसी तरीके की मिलेगी। और यदि सेम स्थिति उसकी वाइफ की कुंडली में भी है, 4 लग्न है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लग्न है आपकी शुक्र की और लग्न है आपकी मार्स की। मार्स की लग्न 1, शुक्र की लग्न 2, मार्स के शुक्र की लग्न 7 और मार्स की लग्न 8। देखिए पास पास बिठा रखा है इन्हें। लग्न को भी पाराशर जी ने पास पास बिठा रखा है। 1 के बाद 2 और 7 के बाद 8। अब क्या होने वाला है? जब जिसकी लग्न 1 है आपके 7वें भाव में कौन सा होगा? 7 साइन। तो लग्न के अंदर मार्स है मतलब अग्नि, 7वें भाव में कौन है? घी। जिसकी लग्न 2 है उसके 7वें भाव में कौन होगा? मार्स। तो जिसकी लग्न के अंदर घी है 8वें भाव के अंदर कौन? 7वें भाव के अंदर कौन है? आपकी फायर। जिसकी लग्न फर्दर आ जाती है आपकी 7 और उसके 7वें भाव के अंदर फिर आपकी वो आ जाएगी लग्न इसकी मार्स की। और 8 है तो 7वें भाव के अंदर लग्न आ जाएगी शुक्र की। तो जिन लोगों की भी लग्न के अंदर शुक्र या मार्स की राशियां हैं
उन लोगों की मैरिज के अंदर कंपेटिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल आ ही नहीं सकती। आपके पास जो डिवोर्स के केसेस आते हैं, यदि 100 केस आएंगे तो शुक्र और मार्स की लग्न के आपके पास 10% से ज्यादा केस नहीं आएंगे, जबकि 4 लग्न कवर हो चुकी है। 12 में से 1/3 कवर होगी, मगर डिवोर्स के केसेस कितने आएंगे? केवल 10%। 10% से ज्यादा नहीं आएंगे। इसके और 10% को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्सन है, उसके अंदर और भी फैक्टर्स काम करते हैं। मैं केवल लग्न की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आज आपको। तो जब भी मार्स की लग्न हो तो वो उसके अंदर डिजायर है, ईश्वर ने उसको पैदा ही इस तरीके से किया है कि वो 7th हाउस की उसको डिजायर होगी। 7th हाउस का मतलब वो पर्सन इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स दैट, जो भी उसका स्पाउस होगा उसकी तरफ वो पूरी तरीके से इंक्लाइंड होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको। जी कोई बात नहीं। तो आपका उसके अंदर डिजायर होगी। अब देखिए एक दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जो कालपुरुष की कुंडली होती है वो परफेक्ट कुंडली होती है। अब पाइसेस लग्न की कुंडली देखिए, पाइसेस लग्न में 12 साइन लग्न में बिठा दिया, पैर आपके सर की जगह पर है, सारा सिस्टम अलग होता है उसका। पाइसेस लग्न का पैर सर की जगह पर होते हैं, सर दूसरे हाउस में होता है, गले की जगह पर होता है सर, क्योंकि 12 साइन है। कालपुरुष की कुंडली में 1 साइन लग्न में आता है, और पाइसेस लग्न की कुंडली में 12 साइन लग्न में आएगा। तो 12 साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका कालपुरुष के पैरों को। तो उसका जो पूरा सिस्टम है, आपने सुना होगा इसका दिमाग घुटने में है। दिमाग घुटने में सुना है आपने? जिसकी 10 साइन होता है उसका दिमाग घुटने में होता है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का क्या मतलब है? 10 साइन। 10 साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? घुटने को। और घुटना आपकी लग्न के अंदर आ गया तो दिमाग की जगह कौन बैठ गया वहां पर आकर? घुटना। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप इसको वैसे मत मानना मजाक में। कि वो पर्सन क्या होगा, दिमाग घुटने का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपरली अपना माइंड यूटिलाइज नहीं करता, उसको दिमाग लगाने पर लेट होगा वो हमेशा। माइंड घुटने में कैसा होता है, जो अपॉर्चुनिटी है उसे तो मिस करके बैठ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्लो डिसीजन। अपॉर्चुनिटी मिस कर गया और इसके बाद फिर बाद में पछता रहा है। तो इस तरीके की स्थिति होगी। जैसे जैसे आपका क्या होगा, लग्न बढ़ती जाती है, आपका एरीज लग्न की कुंडली सबसे एजाइल होती है, वो सबसे एनर्जेटिक होता है पर्सन, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा होता है, उसके सारे ऑर्गन बिल्कुल सही जगह पर होते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा उसको ग्रैब कर लेगा। तो उसकी लाइफ के अंदर अक्सर सभी इवेंट के केस में, सभी मैटर्स के केस में सबसे कम दिक्कत आती है। टॉरस लग्न में क्या हुआ देखिए, टॉरस के केस में क्या होगा, उसका 2nd हाउस में 3 साइन होगा। टॉरस लग्न के व्यक्तियों को आप देख लेना, वो स्पीच का खाते हैं। स्पीच का क्यों खाते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। जो चीज समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। टॉरस लग्न का मतलब उसकी 2 साइन लग्न में बैठ गया। 2 साइन का मतलब उसका जो फेस है, जो गला है, वो लग्न के अंदर है, और जो उसका 3rd साइन उसके 2nd हाउस के अंदर चला गया। तो 3rd साइन का मतलब क्या हो गया, 2nd हाउस के अंदर 3rd साइन जाने का मतलब है, 3rd साइन कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको वेल्थ किस चीज की वजह से मिलेगी, कम्युनिकेशन की वजह से मिलेगी। आप मिथुन लग्न की कुंडली के लोगों को देखते हो, वो बहुत बक 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 करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के लोग। कारण पता है आपको क्या है, उनका जो 3 साइन है वो लग्न में बैठा है। तो काल पुरुष की कुंडली की जो स्पीच है, 3rd साइन एक्चुअली आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष की कुंडली में यदि उसको लग्न में बिठा दिया, लग्न में जो चीज होगी सबसे ज्यादा पर्टिकुलर पर्सन का फोकस वहीं पर होगा। तो 3 साइन लग्न में आ गया तो वो पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहेगा, जिसे हम बोलते हैं बकबक करता रहेगा, वो अपनी बातें लगातार बोलता रहेगा। इसलिए 3 साइन के लोग अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आप किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करो, ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्रेडिक्शन में, जो शायद आपको हो सकता है पढ़ाया हो, पर अक्सर लोग इनको यूटिलाइज नहीं करते, मैंने देखा है। आपकी लग्न के अंदर किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, उन चेंजेस को आप हर एक कुंडली के अंदर जरूर विजुअलाइज करिए। अब आ जाता हूं मैं वही मैरिज पे। तो मैंने कहा 1, 2, 7, 8 लग्न की जिनकी भी कुंडलियां हैं, आपको दूसरे पर्सन की भी, यदि उसके स्पाउस की भी उन्हीं लग्न की कुंडलियों में है, उनका कोई डिस्प्यूट किसी हालत में नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। आपके जो डिवोर्स के केसेस होंगे, ये पक्की रिसर्च बता रहा हूं आपको, और ये लर्निंग बहुत एडवांस लेवल की आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं।
अर्ली लेवल का नहीं है। आपके जो बहुत एडवांस एस्ट्रोलॉजर हैं जो 50-50 साल से कर रहे हैं, उनमें भी कम लोगों को पता होते हैं। ये चार जो लग्न है आपकी, किसकी, शुक्र की और मार्स की जो लग्न है, यदि स्पाउस दोनों की इनकी लग्न है तो उनके डिवोर्स की पॉसिबिलिटी 2% होगी। एक अकेले की है तभी भी नहीं होगी, दूसरे की डिफरेंट है तब। एक अकेले की लग्न है तभी भी 10% से ज्यादा नहीं होगी। आप पे एरीज लग्न का व्यक्ति कभी नहीं आएगा ये कहने के लिए कि जी हमारा वो डिवोर्स होने वाला है। आपके पास टॉरस लग्न का व्यक्ति कभी नहीं आएगा। अब देखते हैं, मैं एग्जांपल भी दूंगा। अब आ जाती है आपकी लग्न शुक्र और जुपिटर, बुध और जुपिटर की। चार लग्न है बुध और जुपिटर की। बुध की है 3 और 6 और जुपिटर की है 9 और 12। और बुध और जुपिटर में क्या खास बात है पता है आपको? लग्न बुध की होगी तो 7वें भाव में जुपिटर जी बैठे होंगे, जुपिटर की राशि होगी। और लग्न जुपिटर की होगी तो 7वें भाव में बुध की राशि होगी। पक्का है, सबको पता है आपको। देखिए, जो बृहस्पति है, बुध तो जुपिटर को न्यूट्रल मानता है, मगर जुपिटर बुध को एनिमी मानता है। जुपिटर बुध को एनिमी मानता है। इन दोनों में बुध और जुपिटर को थोड़ा सा समझिए। बुध क्या है? आपकी बच्चे वाली बुद्धि। बुध क्या है? आपने एक बुक खोली, कोई भी बुक आ गई आपके पास और आपसे कह दिया ऐसे पढ़, आप पढ़ने लग गए, वो बुध है। आप जब तक पढ़ रहे हो तब तक वो बुक बुध है आपकी, मगर जब आप उसे सीख गए तो वो जुपिटर बन जाएगी। अभी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की एक बुक पकड़ा देता हूं कि भाई इसको पढ़िए। आपने कारकत पढ़ना शुरू किया, एरी साइन के ये कारकत होते हैं, बड़ी इस तरीके की राशि होती है, वैसी राशि होती है, पहले भाव के कारकत होते हैं, आपने पढ़ लिए। 15 मिनट बाद पूछोगे, आपको एक भी याद नहीं होंगे, शायद एक आध याद होंगे। याद नहीं है तब तक तो वो बुध है, जब तक आप उसे पढ़ रहे हो। मगर जब आपके दिमाग के अंदर वो बैठ गया, आपको पता लग गया, वो आपका जुपिटर हो जाएगा। आपने एक बुक पढ़ी, पहली बार में पढ़ोगे आप, दूसरी बार में पढ़ोगे, तीसरी बार में पढ़ोगे, इसके बाद एक आपको पर्टिकुलर टॉपिक देखना है। आप क्या करोगे? फटाफट पेज पलटोगे, आपको पता होगा वो कहां पे मिलने वाला है। पहली बार में नहीं पता होगा कौन सा टॉपिक कहां पर मिलने वाला है। पहली बार में तो यू विल जस्ट गो थ्रू इट। तो जब तक हम उसको पहली दूसरी बारी में किसी बुक को पढ़ रहे हैं तब तक वो बुध है। मगर वही बुक जब आप उसे 10 बार पढ़ लेते हो, वो आपका जुपिटर हो जाती है आपके लिए। जुपिटर एक्चुअली मैच्योर माइंड है। बुध जो है बुद्धि, वो इमेच्योर माइंड है। जब वो परिपक्व नहीं होता तब तक वो बुध है, और जब परिपक्व हो जाता है, जिसे हम बुद्धिमत्ता या विजडम बोलते हैं, तो वो जुपिटर हो जाता है। अब देखिए, स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, आपको मालूम है स्कूल में सबसे पहले क्या कराते हैं? वो प्रेयर। मॉर्निंग में खड़े होकर चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, इंडिया में क्या किसी भी कंट्री में चले जाइए, इंडिया के अंदर इवन मंत्रास रिसाइट कराते हैं। आप जब भी भगवान की प्रेयर करते हो तो क्या करते हो? आप मंत्र बोलते हो। तो मंत्र बोल के क्या करते हैं? भगवान खुश होते हैं? नहीं, आप अपने बुद्ध को वो कर रहे होते हो, चार्ज कर रहे होते हो, बुद्ध को स्टार्ट कर रहे होते हो, अपनी बुद्धि को चार्ज। जैसे हम किसी भी चीज को चार्ज करते हैं, स्कूटर कार को चलाना है तो थोड़ी देर एक्सेलेरेटर देकर उसको चार्ज करते हैं। तो आपकी बुद्धि को चार्ज करने के लिए, चार्ज करने का तरीका क्या होता है? आप थोड़ी देर कुछ पढ़िए। देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं और उनको कहना है कि मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको मैं बहुत शानदार रेमेडी बता देता हूं। उन्हें बोलिए सुबह किताब पढ़ के जाएं, आपका कोई भी बुक पढ़ के जाएं, न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ के जाएं। हमारे धर्मों में कहा है ना, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि शुभ उसमें पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। आप लोग, बहुत लोग कहते हैं उस टाइम भगवान होता है। भगवान होता है या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। आपका बुध एक्टिवेट आपने मॉर्निंग में कर लिया, दिन भर आपकी बुद्धि सही काम करेगी। तो जो भी लोग बिजनेस करते हैं उसका कारक भी बुध होता है, और बुध मीन्स बुद्धि होती है। तो आप मॉर्निंग के अंदर जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उन्हें नियमित रूप से कुछ भी रामायण, सुंदरकांड या किसी न किसी चीज का पाठ करना चाहिए। बोलना नहीं है, आप यू रीड इट, तो ये बुध आपका काम करेगा। तो ये मैंने आपको एक अलग कंसेप्ट बताया। और जुपिटर बुद्धिमत्ता है, विजडम। विजडम किस पे होती है? बुद्धि बच्चे पे होती है। आपका बच्चा है 12th में पढ़ रहा है, उसके अंदर बुद्धि है। विजडम कौन है? उसके पापा जी में। वो कहेंगे बेटा ये तैयारी कर, इसका स्कोप चल रहा है आजकल, एआई पढ़ाई कर, एआई में एडमिशन ले। वो बुद्धिमत्ता है, बिकॉज मैच्योरिटी के बाद बुद्धि बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट होती है। तो जब एक बुध मैच्योर हो जाता है, ज्यादा उम्र का हो जाता है, तो वो आपका जुपिटर बन जाता है। अब यहां पर मैरिज से क्या लेना देना है? तो मैंने कहा, जब भी आपकी मरकरी की लग्न हो 3 और 6, तो 7वें भाव के अंदर जुपिटर होगा। मरकरी की लग्न हो तो 7वें भाव, तो मरकरी जनरली जुपिटर के अधीन होता है।
बुद्धि बुद्धिमता के अधीन होती है, सारी बुद्धिमता की चलती है। तो जिनमें मरकरी की लगन होगी, जुपिटर सातवां, वो पर्सन अपनी वाइफ और हस्बैंड की मानेगा। जिसकी भी मरकरी की लगन होगी, ध्यान रखना, क्योंकि 7th हाउस में किसकी लगन होगी, मरकरी की लगन है 3 या 6, तो 7th हाउस में कौन सी राशि होगी, जुपिटर की राशि होगी। तो 7th हाउस में जुपिटर की राशि होगी, तो जिनकी भी मरकरी की लगन है वो सभी लोग अपने पति या पत्नी, हाँ सेजिटेरियस एंड पाइसेस होगी ना, तो उसके अंदर तो वो अपने पति पत्नी की बातें मानेंगे, इसलिए उनके बीच में कभी डिस्प्यूट नहीं आएगा। वन साइडेड है तो कभी भी डिस्प्यूट नहीं आएगा। दूसरा आप देखिए, उलट जाइए, जिसकी जुपिटर की लगन है 9 एंड 12, तो जुपिटर घमंडी है, जुपिटर बुद्धिमता है ना, घमंडी है। गुरु घमंडी होते हैं हमेशा, गुरु को अभिमान हुआ रहता है कि मुझे तो बहुत कुछ पता है। आप किसी भी गुरु के पास चले जाइए, सारे गुरु, हम सभी गुरुओं से हमने देखा है वो बुक में भी अपना घमंड लिखते रहते हैं। ज्यादातर गुरुओं का देखा है, बड़े बड़े जो भी गुरु है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप में बहुतों की बुक लिख पड़ी होंगी, वो ये कहानियां बताते रहते हैं, मैंने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया, मैंने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया, और ये किया वो किया। आधी किताब इसी चीज से भरी होती है। तो ये क्या हो गया, ये नहीं कि उनको ज्ञान की कमी है, मगर घमंड आ गया। तो वो क्या करता है, जिसकी जुपिटर की राशि है, वो 7वें भाव में बुध की राशि है, बुध को तो वो बच्चा समझता है जुपिटर। वो ऐसी स्थिति होगी उनके घर में, जो जिसकी वो कुंडली है, वो अपनी वाइफ या हस्बैंड को मान के चलेगा इसको कुछ पता नहीं है, बच्चा है, उसकी हर चीज के लिए कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं है। मगर फिर भी उनके अंदर निभती रहेगी, निभती ये रहेगी कि दोनों में से एक चीज दूसरे के अधीन है। अधीन कैसे, जुपिटर की सुप्रीमेसी रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। बुध पर बृहस्पति हमेशा हावी रहता है, बुद्धिमता बुद्धि के ऊपर हावी रहती है, तो इन दोनों की निभ जाएगी, 4 लग्नों की आपस में। मगर निभने में जो चेंजेस होंगे वो मैंने अभी बता दिया आपको। जिसकी भी मरकरी की लगन है, उसका जो स्पाउस है वो अपने स्पाउस की बातें मानेगा अपने आप बगैर कहे। मगर जिसकी जुपिटर की लगन है वो अपने स्पाउस को अपने से कम करके आंकेगा, मगर उनके बीच में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ये 4 लग्नों के अंदर भी मैरिड लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनके अंदर आपके पास जितने केसेस आएंगे उसमें 20% केसेस होंगे, 10% एरीज टॉरस, इसके अलावा आपको 7, 8 लिब्रा और आपका स्कॉर्पियो लग्नों के लिए होंगे, और आपके 20% केसेस मरकरी और जुपिटर की लग्नों के लिए होंगे। बाकी के 70% केसेस, बाकी जो 4 लग्न बच गई आपके पास, ये सब खतरनाक लग्न है, हर तरीके से खतरनाक लग्न है। सेम जुपिटर की कैसे, मैं तो एक बंदे की कुंडली की बात कर रहा हूं मैडम, मैचिंग की नहीं बात कर रहा। हम एक व्यक्ति की कुंडली के बेस पर बता रहे हैं उसकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। पार्टनर तो भगवान बना के भेजेगा, आप किसी को निर्धारित नहीं कर सकते। आप और हम कोई होते ही नहीं। हम ये कहते हैं ना कि हम दोनों तरह की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग सुविधा के अनुसार, सब लोग कहते हैं कि आपके रिश्ते स्वर्ग से बनकर आते हैं। जब स्वर्ग से बनकर आते हैं तो आप और हम कुंडली मैच करने वाले कौन होते हैं? आपके पास वो कुंडली ही वही आएगी जो कि स्वर्ग से बन के आई हुई है। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा होने वाला है। माइंड मत करिएगा, देखिए मेरी बातों को कोई भी, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूं। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं, आप लोग कोई माइंड मत करिएगा। मैं थोड़ा कई बार ऐसे ब्लंट चीज बोल देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम कहते हैं कि भाई रिश्ते तो ईश्वर बना के भेजता है। डेफिनेटली किसी का बच्चा होने वाला होता है सीजरियन, मैं भी ऐसा ही करूंगा। मेरे पास कितनी कुंडलियां आती हैं, वो कहती हैं जी आप इनका टाइम बता दीजिए, हम कब ऑपरेशन करवाएं, कुंडली परफेक्ट हो जाए। मगर क्या होता है, देखिए ईश्वर विधाता जो चाहता है ना, आप कितना भी टाइम निकाल लीजिए, उस समय पर बर्थ पॉसिबल ही नहीं होगी। डॉक्टर लेट हो जाएगा, ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी, वहां पे 10-5 मिनट का आगे पीछे हो जाएगा, आपका नवांश चेंज हो गया। अब नवांश चेंज हो गया तो आप कुछ भी करते रहो, या आप जिस टाइम पर चाह रहे हो, जब डॉक्टर ने समय दिया है 2-3 दिन का, उनमें दिन के समय पर कोई अच्छी लगन होगी नहीं। तो आपका जो भी है वो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो हम कहते हैं ना, यदि प्रारब्ध है, यदि आप बिलीव एस्ट्रोलॉजी पे करते हो तो अष्टकूट मिलान पे नहीं कर सकते। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि अष्टकूट मिलान में दूसरा कौन पार्टनर मिलेगा वो निश्चित है पहले से ही, आपके प्रारब्ध ने डिसाइड किया हुआ है। आपका जो हम कहते हैं 7 जन्मों का लेना देना है, जब 7 जन्म हम मानते हैं तो आप कैसे चूज कर रहे हो।
हाउ एस्ट्रोलॉजर इज चूजिंग, और किसी के पेरेंट लड़कियां देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो हमारे गुरुजी थे, देखिए टॉपिक से रिलेटेड बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये मत सोचना इधर उधर पहुंच गया। तो हमारे गुरुजी थे, वो क्या करते थे कि वो जो भी मैचिंग आती थी ना उनके पास, तो वो कुंडलियां मैच किया और रिकॉर्ड रखते थे कॉपी के अंदर। तो जैसे बहुत लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे हो जाते हैं, तो उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि ये सारी दुनिया की लड़कियां हमारे लिए हैं, सबको देख डालते हैं, और वो उनके इतने बड़े बड़े ख्वाब हो जाते हैं। तो वो एक IAS ऑफिसर थे, तो उनकी कुंडलियां उन्होंने देखना शुरू किया। उनके वो तो खुद तो नहीं मानते थे, उनके मदर और फादर, हम सीख रहे थे उनसे, तो वो नोट करते थे। वो 110 या 12 लड़कियां उन्होंने देख ली, और इसके बाद फाइनली उन्होंने जो लड़की 3rd नंबर पर देखी थी, और उसी से फाइनल वो किया उन्होंने। अब 112 आप रिश्ते आपने देखे किस लिए थे? रिश्ता तो आपका 3rd वाली से होना था। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने जो भी एक्सरसाइज की थी वो यूजलेस थी, जिससे रिश्ता होना था उसी से रिश्ता हुआ। और ऐसा ही होता है, आप कितना भी ढूंढ लो, अपने कितने ही लिस्ट बना लेते हैं लोग, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना करोड़ कमाने वाला होना चाहिए, माँ बाप साथ नहीं रहने वाले होने चाहिए, अपनी कोठी होनी चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए, और सब कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। मगर ईश्वर जो डिसाइड करता है आपको वही मिलने वाला है। इसलिए अष्टकूट मिलान जो भी हम करते हैं उसकी जो यूटिलिटी है वो उतनी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ चौथी लग्नों पर, 3rd पेयर। अब यह है सबसे हर तरीके से खतरनाक लग्न है। देखिए जिसकी लग्न कैंसर है 4, 10th हाउस में शनि की राशि होगी, 4 में 10 में शनि की होगी, और जिसकी लियो है 5, उसके 10th के अंदर भी शनि की राशि होगी ना। और यदि 10 साइन है लग्न में तो 10th हाउस के अंदर चंद्रमा की राशि होगी, और 11 साइन लग्न में तो 10th हाउस में सूर्य की राशि होगी। चंद्रमा और सूर्य दोनों रोशनी के कारक हैं। चंद्रमा और सूर्य किस चीज के कारक है? रोशनी के। और शनि किसका कारक है? अंधेरे का। दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। रोशनी आएगी तो अंधेरा नहीं रह सकता, अंधेरा आएगा तो रोशनी नहीं रह सकती। अंधेरा एक्चुअली क्या है? फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। रोशनी का वो क्या कहते हैं, जो रोशनी नहीं है उसी को हम अंधेरा बोलते हैं। अंधेरा अपने आप में कोई भी चीज नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अब ये चंद्रमा की लग्न है, और 7वें भाव के अंदर क्या हो गया? आपका शनि की राशि होगी। एक्चुअली लग्न क्या चाहती है ये बताती है। लग्न क्या चाहती है वो 7वां भाव बताता है, ध्यान से समझिएगा। एरीज में लग्न एरीज है, उसके 7वें भाव के अंदर क्या है? रस है, शुक्र है। तो उसकी लग्न शुक्र चाहती है, वो रस चाहती है, वो फायर है, वो वहां पर चाहती है घी। यदि फायर के साथ घी है तो पाराशर जी ने इस तरीके से बताया, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर यहां पर यह दिक्कत है आपका कि जो चंद्रमा है वो अंधेरा चाहता है, मगर जो अंधेरा है वो तो मिट ही जाएगा जब चंद्रमा आएगा, तो अंधेरा बचेगा क्या भाई? मून क्या चाहता है? आपकी लग्न के अंदर 4 साइन है और 7वें भाव के अंदर 10 साइन है, तो मून तो रोशनी है, और 7th हाउस के अंदर क्या है? आपका अंधेरा है। तो मून क्या चाहता है? अंधेरा। ध्यान से समझना इस चीज को। मगर जब मून आएगा तो अंधेरा बचेगा ही नहीं भाई। चंद्रमा की क्या टेंडेंसी होती है? चंद्रमा पूरी लाइट में होता है, धीरे 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 करके बिल्कुल बंद हो जाता है, अंधेरे में चला जाता है, इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है, पूरी लाइट में आ जाता है। ये 7th हाउस कॉम्प्लीमेंट्री है। आपकी लग्न क्या चाहती है वो 7th हाउस बताएगा। मगर यहां पर देखिए डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। वैसे भी आपको पता है चंद्रमा और शनि की बनती नहीं है, मेंटल टेंशन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, विषयोग बोलते हैं। चंद्रमा शनि की युति हो या एस्पेक्ट हो, हर तरह की एस्ट्रोलॉजी के अंदर खराब है चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन। केपी एस्ट्रोलॉजी में ये डिले कर रहा होता है इवेंट को। BNN के अंदर वो प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, ट्रांसफर करवाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे विषयोग बोलते हैं। तो चंद्रमा की राशि लग्न में है, 7वें भाव के अंदर किसकी राशि है? शनि की। इसका मतलब लग्न अंधेरा चाहती है, मगर लग्न में कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अंधेरे को अंधेरा रहने ही नहीं देगा। तो जो लग्न चाहती है वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो कैंसर लग्न की कुंडली के अंदर कभी भी आपके बनने की बहुत बड़ी संभावना है। उदाहरण दे देता हूं, इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी थी, मिसेज इंदिरा गांधी की कुंडली कैंसर लग्न की थी। और भी बहुत सारे मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। फिर आप आ जाइए, उलट जाइए, 10 लग्न है तो 7वें भाव में 4 आ जाएगा। तो 10 लग्न किसकी है? शनि की। वो क्या चाहता है? उजाला। शनि खुद अंधेरा है, वो उजाला चाहता है। अब वो अंधेरा है तो वो आपका खुद खत्म हो जाएगा जब उजाला आएगा। तो अब आ जाता है लियो लग्न।
सबसे खतरनाक लग्न है सभी लग्नों में, जिसकी भी है वो मान लेना आपका। जिसको कहते हैं ना कि जो आपका एक बहुत बड़ी गायों का वो है, और उस गाय के अंदर, झुंड के अंदर जो बैल ऐसा है जिसे कोई नहीं संभाल सकता, वो लियो लग्न है। ये एक ऐसा बैल है, आपकी सभी राशियों को एक तरफ कर दीजिए और लियो को एक तरफ कर दीजिए, वो सभी को पीट के आ जाएगा अकेला। इतनी ताकत होती है लियो लग्न में। मतलब आपकी 11 की 11 राशियों को कहिए लियो से लड़ लीजिए, वो 11 राशियों को मार के भगा देगी। इतनी ताकत होती है लियो के अंदर। लियो लग्न की जो कुंडली है उसके अंदर, उसके अपोजिट भाव के अंदर, अब ये भी सूर्य की राशि है देखिए, तो सूर्य फिर उजाला, और उसकी इच्छा क्या है? अंधेरा होने की। अपोजिट राशि के अंदर 11 साइन है, तो जब सूर्य अंधेरा रहने ही नहीं देगा, वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसलिए जब भी एरीज लगने की कुंडली होती है, वो सॉरी लियो लगने की कुंडली होती है, उसके अंदर भी मैरिज नहीं टिकती। उसके अंदर मैरिज के अंदर डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होंगे। तो जिन लोगों की लग्न 4 है, जिन लोगों की लग्न 5 है, जिन लोगों की लग्न 10 है, जिन लोगों की लग्न 11 है, कभी भी उनकी कुंडली ही आएगी आपके पास डिस्प्यूट के केस में 70% केसेस में, और उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है डे 1 से। जिनकी ये लग्न है, किसी की बेटी है, उसे आप पहले ही समझाइए, संभल के आप रहिएगा, ध्यान से आप रहिएगा, आपकी मैरिज के अंदर डिस्प्यूट आने वाले हैं। किसी के बेटे की है, आपको कोई मैच मेकिंग की जरूरत नहीं है, किसी कुंडली की जरूरत नहीं है। आप ये सूत्र लगाएंगे, आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा, आप लगा के देख लेना। बाकी सब बेस्ट लग्न कौन सी है मैरिज के लिए? 1, 2, 7, 8 द बेस्ट। सेकंड वन 3, 6, 9, 12 सेकंड बेस्ट। थर्ड वन आपकी जो वर्स, सबसे खराब। इन्हें हमेशा काउंसलिंग की जरूरत होती है, इन्हें एस्ट्रोलॉजर चाहिए, एल्डर चाहिए, घर के फैमिली मेंबर्स को सावधान रहना चाहिए, हमेशा समझाते रहना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि आपका इनमें से किसी लग्न की कुंडली है, तो उसकी जिससे मैरिज कर रहे हो उसकी इनमें से किसी लग्न की कुंडली ना हो, क्योंकि दोनों में से यदि एक ठीक होगी तो इतनी कंपेटेबिलिटी आप करोगे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होगी, बजाय वो कंप्यूटर में डालकर 36 गुणों को मिलाकर हम खुश हो जाते हैं, या कोई मंगल दोष के चक्कर में खुश हो जाता है, या इस तरीके की चीज़ों से। ये मैं आपको बहुत फैक्ट और प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। फर्दर दूसरी बात, इसके अंदर एक जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब आपके पास प्रैक्टिकली मैरिज के लिए कोई भी